नमस्कार दोस्तों, एमपी शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा को लेकर आपके मन में तमाम प्रकार के डाउट होंगे और उन डाउट्स का निवारण करने के लिए हम आज ये खास वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट। असल में ये वर्ग 3 की निर्देशिका है, काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा नोटिस है जो कि एक एक पेज से आपको दिखेगा। मैं पढ़ता भी चलूंगा और वादा करता हूं कि इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। संभवतः हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर धैर्य के साथ जुड़े रहिए और आपकी जो भी समस्या है, भले ही आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई हो या एक सत्र में 2 डिग्रियां की हो या कोई अन्य समस्या है, तो उसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा। शुरू से पढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। प्राथमिक शिक्षक मतलब वर्ग 3 की जो परीक्षा दी है, इसमें जो अर्ह मतलब जो पास हुए हैं, जिनके 75 से ज्यादा हैं आरक्षण वालों के और 90 से ज्यादा हैं सामान्य वालों के, तो जो लोग पास हुए उनके लिए है निर्देशिका है काउंसलिंग के लिए। इसमें क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है, में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1616/396/2022/20 1 दिनांक 29/9/22 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियां परिशिष्ट ए पर संलग्न हैं। शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं। अब बात आती है योग्यता को लेकर, क्योंकि मन में प्रश्न यह जरूर उठता है कि भाई साहब बीएड वालों को लेंगे कि नहीं लेंगे। हमने तो बीएड कर रखी, हमारे नंबर भी ठीक ठाक हैं। राजस्थान में उन्होंने नहीं लिया था प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड वालों को, तो यहाँ पर लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सबके मन में डाउट चलता रहता है। इसको लेकर भी देखते हैं कि भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारिता करना अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 21-22 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब आप सामान्य कैटेगरी में हैं तो आपके कम से कम आपने 60% अंक अर्जित किए हों, और आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपने 50% यानी कि 75 अंक अर्जित किए हों, तो सबसे पहले इसमें पास होना जरूरी है। आगे कहते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। कहते हैं कि 12th में आपने कम से कम 50% बनाई हो और आपने 2 साल का इससे संबंधित डिप्लोमा किया हो या उसके समकक्ष कुछ किया हो, जैसे डीएड हो गया, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, क्या नाम इसका, डीएलएड, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षक में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। ये बीएड वालों के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने बीएड की है तो आपको ज्वाइनिंग तो दी जा सकती है, लेकिन 2 वर्ष के भीतर आपको एक संस्थान में कोर्स करना होगा, क्योंकि बीएड जब आपने की तो आपने 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना सीखा, लेकिन यहाँ आपको 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, और दोनों चीज़ों में अंतर होती है। प्राइमरी वालों के लिए अलग दिमाग लगाना पड़ता है, मिडिल वालों के लिए अलग, और क्या नाम उच्च माध्यमिक वालों के लिए अलग। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अलग तरीके की पढ़ाई होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अगला नियम, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2022 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा।
कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय उपाधि BLED। तो ये सब जो अगर आपने जो भी की है वो सब ही लगभग मान्य है, सभी चल जाएंगे। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। अभी उन्होंने कहा है ना कि आपको 50% लाना अनिवार्य है, पर उन्होंने यह भी कहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं आपको 5% की छूट और मिल जाएगी, तो आप 45% पर लग जाएंगे। बोलो हाँ। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में DLED B.Ed उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो चलिए यह भी हो गया संस्कृत वालों के लिए। विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी B.Ed या D.Ed फाइनल ईयर चल रही है या कुछ ऐसा हो है वैसा है, तो क्या उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है? तो इन्होंने यही कहा है इसमें कि विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा कि जब विज्ञापन दिनांक जो है आपके पास, तब आप योग्य होने चाहिए। आयु की अगर हम बात करें तो जो पुरुष आवेदक होंगे अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए 43 और जो अतिथि शिक्षक होंगे उनके लिए 52 वर्ष। महिला आवेदक जो होंगी अनारक्षित वर्ग की, उनको 48 वर्ष और अतिथि शिक्षक है तो 57 वर्ष। पुरुष या महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक को 48 वर्ष अधिकतम आयु, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 48 वर्ष सामान्य में, और आप अतिथि शिक्षक हैं तो 57 वर्ष। यही दिव्यांगजनों के लिए भी है। अतिथि शिक्षक किन्हें माना गया है? जिनके पास अतिथि शिक्षक न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में आपने अध्यापन का कार्य किया गया हो, वो अतिथि शिक्षक कहलाएंगे। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी को ही कंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। तो मूल रूप से आयु सीमा में छूट उन्हें ही मिलेगी जो मध्य प्रदेश के निवासी। यूपी के अगर कोई निवासी या किसी अन्य राज्य के निवासी हैं तो उनको छूट नहीं मिलेगी आयु सीमा में। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। तो चलिए ये आयु की छूट की बातें हो गई। अब आते हैं हम आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण का तो वही है, मैं बता दूं आपको, इसका पूरा नियम पढ़ने से बेहतर यह है कि ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है, 13% होल्ड पर रखा जा रहा है। एससी वालों के लिए 16%, एसटी वालों के लिए 20%, 10% आरक्षण जो होगा वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होगा, बाकी अनरिजर्व्ड होगा। महिलाओं को 50% पद दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद होंगे। दिव्यांगजनों को 6% पदों पर भर्ती होगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% पद होंगे। और वो 1.5% 4 श्रेणियां जो हैं दिव्यांगजनों की, वो कौन कौन सी हैं? दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पॉलिसी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं। और चौथा जो है बहुविकलांगता, जिनमें उपरोक्त तीनों शामिल हो सकती हैं। तो ये जो हो 4 प्रकार की दिव्यांगजनों की कैटेगरी हैं। प्रत्येक को 1.5% मिलाकर कुल 6% का इनको आरक्षण होगा। समस्त अंकसूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।
यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। अच्छा, जो सभी दस्तावेज होंगे वो मान्यता प्राप्त संस्थान के ही होंगे, डिग्रियां जो होंगी, और बाकी जैसे जो आपकी जाति हो गई, मूल निवासी हो गई, तो ये सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाए गए ही होने चाहिए। परिवीक्षा एवं वेतन। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें व भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगी। अब देखिए, निर्भरताएं भी हैं कुछ। अगर ऐसी स्थिति आप में पाई जाती है तो आपको बाहर किया जा सकता है। क्या? यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो, तो वह भारत का नागरिक हो या नेपाल भूटान की प्रजा हो। यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा के अवचार के कारण बर्खास्त किया गया हो, यदि किसी को अपनी नौकरी से बर्खास्त किया गया हो तो उसे इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। यदि किसी पर कोई आपराधिक केस चल रहा है तो ऐसा नहीं कि उस पर FIR हो गया उसकी नौकरी नहीं लगेगी। उस पर केस चल रहा है और जब तक वह न्यायालय में लंबित है तब तक आपको होल्ड पर रखा जाएगा। अगर आप दोष सिद्ध आप पर हो जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, और दोष सिद्ध नहीं होता है तो आपको तत्पश्चात ज्वाइनिंग जो है दे दी जाएगी। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है, यदि किसी की मतलब पहले की पत्नी जीवित है और किसी और से शादी कर ली, तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको सरकारी नौकरी यह नौकरी नहीं दी जाएगी। यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो, तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय वह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो। यदि कोई पहले से कहीं नौकरी कर रहा है, जैसे कोई पुलिस विभाग में है या कहीं और है, या प्राइवेट मतलब ऐसे संस्थान में काम कर रहा है जिनका जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे BHEL हो गया या कोई गैस लिमिटेड कंपनी है, तो वह उसने अपने संस्थान से अनापत्ति मतलब कि उनके संस्थान को कोई भी आपत्ति नहीं है आपकी ज्वाइनिंग से, वो सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाया है तो ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसकी आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है लगाना होगा कि आपके विभाग को इस नौकरी से आपकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यदि किसी के 2 से अधिक संतान हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। देखो, इसमें यह है कि कई बार क्या होता है, कुदरत की देन है, एक की जगह 2 बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में वो कहेंगे कि साहब 3 हो गया इनके, तो इनको नौकरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनमें ये तो कुदरती है, किसी का इसमें कुछ व्यक्तिगत वो तो है नहीं, तो ऐसे में उनको 2 ही माना जाएगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। वैसे आपके 3 बच्चे हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्थक माना जाएगा। यह है कोई गलत तरीका अगर अपनाता है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अब जैसे लड़कों की जो आयु होती है वो 21 साल होती है शादी की, और आपने इसके पहले शादी कर ली, गांव में बहुत होता है, तो आपको सरकारी नौकरी फिर नहीं दी जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए आपको क्या क्या लगाने हैं।
कि जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक सूची, स्नातक उपाधि की अंक सूची, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, चाहे पुराना भी हो लेकिन वैध हो, और या नवीनतम आपने डिजिटल बनवा लिया है तो फिर वो भी बहुत अच्छी बात है, जो भी हो वो चल जाएगा। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, बीएड की अंक सूची के सभी सेमेस्टर या वर्षों, डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम की प्रकाशन की प्रति। ये हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने वर्ग 2 में या वर्ग 1 में लगाए होंगे। नहीं लगाए हो तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। कोई नई जानकारी आती है वो भी तत्काल आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।